इन दोस्तों, मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक आईटीआई डिप्लोमा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनरल साइंस देखेंगे। इसमें ये सब हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वन लीनियर क्वेश्चन है। ये सब देखिए वन लीनियर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई रेलवे का एग्जाम देते हैं, इसमें साइंस का वेटेज बहुत होता है, या अलग कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। हम आपको आज मैकेनिक्स यांत्रिकी आपको पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी चैप्टर से जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसको आपको समझाते हुए आपको क्वेश्चन बताएंगे। और डिटेल में आपको थ्योरी की क्लास भी चैनल पर लिया जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा है? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? देखिए, ओडोमीटर क्या करता है? ये चक्कर मापी यंत्र है। ये आरपीएम मापता है। यदि कोई गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को जब निकालना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर का यूज करते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जलयानों का सही समय का पता कौन लगाता है? क्रोनोमीटर लगाता है। इसका क्या नाम है? कभी भी पूछे जलयानों में सही समय का पता कौन लगाता है, तो आप क्या कहेंगे? क्रोनोमीटर बोलेंगे। भारहीनता होती है। अगर ये पूछे कि भारहीनता कब होती है, तो देखिए, भारहीनता वहां जब महसूस होती है जब गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? शून्य जब होगा तो वहां पर भारहीनता होगी। तो जब भी भारहीनता का पूछे तो आप ये कहिए कि जी का मान 0 होगा। जी का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो हमें भारहीनता होगी, तो यही दे रहा है गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य स्थिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु को हम कहाँ ऊपर से गिरा रहे हैं, तो उसका भार क्या होगा? तो देखिए, ऊपर से गिराएंगे तो जी क्या रहेगा? जी सब जगह कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा। और भार क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। एम जी होता है। तो जी देखिए कांस्टेंट है, तो भार भी क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार क्या होगा? अपवर्तित होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऊर्जा संरक्षण का आश्रय क्या है? देखिए, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न तो नष्ट की जा सकती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ये पहला नियम आप जानते हैं। तो यही कहा गया है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है न ही विनाश किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब संरक्षित है, न तो उत्पन्न किया जाएगा न तो नष्ट किया जाएगा, बस संरक्षित रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसमें देखिए, जी का मान गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की स्थिति सेम होती है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाए या नीचे से ऊपर फेंका जाए तो जी की मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और गुरुत्वाकर्षण में के कारण ही एक जो त्वरण लगता है वो स्मॉल जी लगता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि जी का मान हर जगह समान होगा। प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि हम फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फैदोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। यहीं पर एक हाइड्रोमीटर पूछेगा तो उससे घनत्व मापा जाता है। ये हाइग्रो है तो आर्द्रता लेंगे। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ये सब सारे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये कह रहा है पृथ्वी के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए, संवेग बराबर होता है एम भी होता है। तो संवेग और इसको वेग को इधर ला दीजिए तो क्या हो गया? बच गया द्रव्यमान। तो वही कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। बल गुणनफल होता है। अब बल बराबर जानते हैं कि द्रव्यमान होता है, और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस तत्व में 2 प्रोटॉन है, कितना है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? देखिए, द्रव्यमान संख्या जो होती है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के जो निकाला जाता है द्रव्यमान संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, तो द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियस में होता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या मिलती है। तो द्रव्यमान संख्या में जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा जो भार लगेगा, कितना लग रहा है? तो देखिए, आप जैसे लिफ्ट में यहाँ खड़े हैं तो एक तो क्या हो रहा है? लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, और जो इस पर ये है थोड़ा ये, तो एम जी माइनस एम में अब कह रहा है कि ये देखिए त्वरण कितना लग रहा है? जी के बराबर लग रहा है। तो ये भी जी हो गया, जी से जी कट जाता है तो भार, ये प्रतिक्रिया होती है, भार का हो जाएगा शून्य हो जाएगा।
तो वहीं इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, शून्य होगा। आपके द्वारा जो लग रहा है बल लगता है, आप देखेंगे लिफ्ट से जैसे आप नीचे आएंगे तो भारहीनता की स्थिति महसूस करेंगे, तो ये उस समय शून्य लगता है। सॉरी, जब एक जब एक पत्थर को चाँद कह रहा है, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, देख, तो इसका भार तो बदल जाता है, क्योंकि जी का मान यहाँ भी बदलता है पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यही है कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा पर जी का मान होता है, अगर पृथ्वी पर जी है तो चंद्रमा पर g/6 जी का मान घट जाता है, तो इसीलिए भार बदल जाएगा। भार क्या हो जाएगा, जैसे ही लाएंगे तो पृथ्वी पर बढ़ जाता है, चंद्रमा पर भार कम होता है, पर द्रव्यमान सब जगह स्थिर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक की काल अवधि पूछ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, T = 2π√L/g। तो लोलक की देखिए काल अवधि से बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ये लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगर लंबाई बढ़ा तो टी का मान बढ़ जाएगा, अगर जी का मान बढ़ेगा तो टी का मान घट जाएगा। तो ये देखिए कह रहा है, ऑप्शन दिया रहा है, क्वेश्चन है, तो लंबाई पर तो निर्भर करता ही है, जी का मान दिया होता तो जी पर भी निर्भर करता। तो ये इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कि लंबाई पर निर्भर करता है इस मामले से। अब कह रहा है न्यून तापमानों के अध्ययन को जो क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, निम्न तापमान जब अध्ययन करेंगे, इसको भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अंतरिक्ष यान में होता है और शल्यकार चिकित्सा के क्षेत्रों में होता है, शल्यक्रम में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्यक्रम हो गया। अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु में पलायन वेग, बार बार पूछता है पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी पर, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि हम 11.2 किलोमीटर से किसी भी वस्तु को फेंक दें तो वह क्या करेगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। तो इसी क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इसे याद रखें। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम, लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, तो ये क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान सब पर समान लगता है। तो कोई भी लकड़ी हो, मोम हो, आप ये सोचेंगे कि लोहा का चीज तो जल्दी गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं, गुरुत्वाकर्षण जब समान होता है तो सब एक साथ पहुंचेंगे। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग पूछी जाती है, तो आप ये याद करिए 149.8 मिलियन किमी होता है, किलोमीटर होता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन से। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करा है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी। क्वेश्चन आया था, कह दूरी हम 1/4 कम कर दें तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, इतना गर्मी होगा कि पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। कह रहा है कि पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो देखिए आपने एक फार्मूला देखा होगा, अभी बताया था, T = क्या होता है, 2π√L/g। अगर तीव्र गति से चलने का मतलब, आवर्तकाल क्या होता है, जब एक चक्कर लगाता है तो ये सब आवर्तकाल कहते हैं ये। तो अगर तीव्र गति से चलेगा तो आवर्तकाल कम होगा, ऐसे से चलेगा तो तीव्र गति से चला, अगर अधिक चला तो उसकी गति स्लो होगी। तो ये तीव्र गति मतलब आवर्तकाल का मान कम आना चाहिए। तो तीव्र गति से चल रहा है, तीव्र गति का मतलब आवर्तकाल का मान कम आना चाहिए। ये किस समय आएगा, तो देखिए टी का मान कम तो एल का मान भी कम आ जाएगा, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है। अब एल का मान कम कब होता है, देखिए कोई भी लंबाई ठंडी में छोटी हो जाती है, गर्मी में बढ़ जाती है, तो शीतकाल में लंबाई कम होती है। तो यही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शीतकाल में लंबाई कम होगी तो टी का मान कम होगा और इस तरह तीव्र गति से चलेगा। अब यही देखिए गर्मियों में क्या हो जाती है कि घड़ी सुस्त चलने लगती है। सुस्त चलने का रीजन है कि लंबाई बढ़ जाएगी, जब लंबाई बढ़ेगी तो टी का मान भी बढ़ जाएगा, अब टी का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, तो आवर्तकाल अधिक घड़ी सुस्त चलने लगती है। तो यही इस क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी गति कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें भी एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। जैसे ये चढ़ती है, इसमें किस वजह से चढ़ती है, केरोसिन में जो बत्ती चढ़ती है पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ती है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, तो किसका तो जो होता है कैपिलरी होती है, यही पृष्ठ तनाव का कारण है। अब ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, जितने भी मैं लिया हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये भी आप याद कर लीजिए, 9.46 × 10⁵ मीटर्स होता है। और सबसे बड़ी मात्रा कौन सी है, अगर पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, पारसेक बताएंगे। प्रकाश वर्ष से भी अधिक बड़ा होता है। भारहीनता की स्थिति में अगर भारहीनता हो तो एक मोमबत्ती के ज्वाले का आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी पर गुरुत्व शक्ति का मान क्या होगा। अगर भारहीनता तभी होगी जब जी का मान 0 होगा, तो गुरुत्व शक्ति का मान क्या होगा, 0 होगा। दूध से दही का बनना
ये बार बार पूछा जाता है। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगर मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। अब ये पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना है? तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, जिससे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, उसको क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो ये कौन सा चीज का कण का खोज किया गया? माइक्रोवेव फोटॉन का खोज किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोवेव फोटॉन का आविष्कार किसने किया था? अल्फॉन्स स्टालोफेन और गुंटूर निम्टस ने किया था। एक जेट इंजन एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं इसका प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जेट इंजन में बाहर से ऑक्सीजन लेती है। जब बाहर से ऑक्सीजन लेगी तो अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन होता नहीं है, तो इसीलिए हम जेट इंजन का अंतरिक्ष में यूज नहीं करते, क्योंकि यह आसपास की हवा का प्रयोग करता है जिससे ऑक्सीजन लेती है। तो हम जेट इंजन का अंतरिक्ष में यूज नहीं करते हैं। सितारों में अपक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा ही कहलाता है। ये हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कह रहा है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। क्यों नहीं गिरती भाई? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर ही रहती है। देखिए कोई चीज अनबैलेंस तब होती है जब जी का मान बाहर आता है, पर ये उसके जो है अंदर ही रहती है, इसलिए यह नहीं गिरती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती की ज्वाला का उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्वचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। द्रव क्रिस्टल से मिलता है ये। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जो घूमती है, इस तरह परिक्रमा करती है, एक गेंद जैसे अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, और ये जो चंद्रमा अपने ये और ये इसके जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो इनका घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों बराबर होता है। और कितना होता है? ये 27.32 दिन होता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन काल पृथ्वी के चारों ओर घूमने घूमने के काल के बराबर होता है। और चंद्रमा का परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों की अवधि कितनी होती है? 27.32 दिन होता है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, हमें चंद्रमा का सिर्फ 59% ही दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार है पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा का चमकीला भाग दिखाई देता है, यह एक पर्वत है जो दिखाई देता है चमकीला भाग। तो ये देखिए पर्वत है इसका। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो उस पर्वत का नाम लिबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। और जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार किसने प्रतिपादन किया था? टालमी ने दिया था। इसके अनुसार क्या ब्रह्मांड का केंद्र क्या होगा? पृथ्वी होगा। जियो जियो मतलब इस तरह इसको याद करें। जियो मतलब जीने वाले जो जीव जंतु हैं, ये कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो जियो सेंट्रिक में हम किसका सेंटर में रखते हैं? पृथ्वी को। और हेलियोसेंट्रिक में सूर्य को रखते हैं। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इसका बताए थे कॉपरनिकस ने बताए थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने फिजिक्स में जो भौतिक विज्ञान आपका है, इसके अंतर्गत हमने मैकेनिक्स के जो एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। ऐसे ही हम वन लीनियर साइंस के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीएस का भी आपको पढ़ाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ें, और दोस्तों को अच्छा लगे तो क्लास शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।